हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। आजकल जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं वो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हम आज करने वाले हैं पार्ट 4। आज का वीडियो लेक्चर होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स के ऊपर। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जो सब्जेक्ट मैटर है अगर उसकी डिस्ट्रक्शन मतलब वह किसी भी तरीके से नष्ट हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6, 7 और 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स क्या होता है। इसे हम काइंड ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं। तो काइंड ऑफ गुड्स के साथ डील करता है सेक्शन 6। गुड्स को समझाने के लिए और उसके प्रकार को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना दिया है। गुड्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटीजेंट गुड्स। चलिए एक एक करके पहले हम इनका मतलब जान लेते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है मौजूदा गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट बना उस समय सेलर के पास वे गुड्स मौजूद थे, मतलब इट वॉज ओन्ड बाय द सेलर। दूसरी गुड्स जो यहाँ पर लिखी हैं वह लिखी हैं फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तुएं। तो गुड्स जो अभी एक्वायर करनी है या प्रोड्यूस करनी है सेलर ने। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद ही सेलर उन चीजों का मालिक बनेगा। कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट का मतलब यहाँ पर है आकस्मिक, जिसकी एक्विजिशन डिपेंड करेगी किसी कंटीजेंसी के ऊपर। और यहाँ पर जैसे कि लिखा है वह जो कंटीजेंसी है मतलब मालूम नहीं हो भी सकती है या ना भी हो। एग्जिस्टिंग गुड्स पे अगर आप गौर करेंगे तो उसके नीचे लिखी हैं 3 कैटेगरीज। तो एक एक करके इन सब को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखी गई हैं स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक का मतलब होता है वह गुड्स जिन्हें की बायर ने आइडेंटिफाई कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले ही। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना बट उससे पहले ही सेलर ने बता दिया है, बायर ने बता दिया है सेलर को कि वह किन वस्तुओं को खरीदना चाहता है। और गुड्स जो हैं वही स्पेसिफिक होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहचान ली जाएंगी। दूसरी गुड्स जो यहाँ पर आती हैं वह आती हैं असर्टेन गुड्स। असर्टेन और स्पेसिफिक में फर्क है। असर्टेन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया और बनने के बाद बायर ने गुड्स को आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो प्रॉपर्टी असर्टेन होगी जो बायर को पास होनी है वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही आइडेंटिफाई या सिलेक्ट की जाएगी। तीसरी आ जाती हैं अनअसर्टेन गुड्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गुड्स आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने वक्त और बाद में भी नहीं। हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर 100 कुर्सियां बनकर तैयार पड़ी हैं। आपने खरीदनी है 20 कुर्सियां। तो आप पहले 20 कुर्सियां पसंद कर लेते हैं और उसके बाद सेलर को बोलते हैं कि चलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं जिसमें मैं इन्हीं 20 कुर्सियों को खरीदूंगा। तो ये हुआ स्पेसिफिक गुड्स। दूसरी कंडीशन भी समझते हैं। अब आपने पहले सेलर को बोल दिया कि मैं 20 कुर्सियां खरीदना चाहता हूँ, चलिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपने फैक्ट्री में से 20 कुर्सियां चुन ली। अनअसर्टेन गुड्स। इसका मतलब ये है 100 की 100 कुर्सियां पड़ी हैं, वो सारी में से आपको कोई भी 20 दी जा सकती हैं क्योंकि वह 100 कुर्सियां आपके लिए अनअसर्टेन है। आपने उसमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया है। अब हम जानते हैं फ्यूचर गुड्स के बारे में। फ्यूचर गुड्स को डील करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। वैसे ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डेफिनेशंस में समझा दिया है। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है वह गुड्स जिन्हें की एक्वायर, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाएगा सेलर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट कीजिए,
जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा होता है कि सेलर उसमें प्रपोर्ट करता है। प्रपोर्ट का मतलब होता है कि सेलर का जो भी उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि अभी हम सेल तो करना चाहते हैं बट सेल है फ्यूचर गुड्स की। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम सेल नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही होता है। कुछ हम एक एग्जांपल्स यहाँ पर समझ सकते हैं, जहाँ पर सेलर चीजों का उत्पादन करेगा, एग्जिस्टेंस में आएंगी, मतलब वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, या गुड्स जो है एक्सपेक्टेड है कि एग्जिस्टेंस में आने ही वाले हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सेलर जो है उन चीजों को बेचता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो सेलर के पास काउज हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि वो उसके पास जब मिल्क आएगा तो वो अपनी डेयरी में उसको सेल करेगा। क्रॉप्स के जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वह भी फ्यूचर गुड्स के ही होते हैं। इसके बाद आ जाती हैं कंटीजेंट गुड्स। इसको डील करता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। जैसे कि मैंने बताया, कंटीजेंट गुड्स डिपेंड करेंगी हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स, और उसमें अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि गुड्स की कई प्रकार होती हैं, मतलब हमने सेक्शन 6 को डिस्कस कर लिया है। अब हम ये जान चुके हैं कि गुड्स जो हैं वे कितनी अहमियत रखती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, पर कभी कभी जो गुड्स हैं वे नष्ट भी हो सकती हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उस केस में आ जाएगा सेक्शन 7, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर गुड्स जो हैं वो पेरिश हो जाती हैं तो क्या होगा। बट सेक्शन 8 भी है, क्योंकि यहाँ पर कब वे नष्ट हुई गुड्स, समय की बहुत अहमियत है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 7 और उसके बाद 8 को। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर जो गुड्स हैं वह डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, पेरिश हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, तब क्या होगा। इसको डील करेगा सेक्शन 7। इस केस में कई सारे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर अब हम गौर करेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यहाँ पर सबसे जरूरी वर्ड्स हैं स्पेसिफिक गुड्स का, और गुड्स जो है वह पेरिश हो गई हैं, पर इस चीज की जो नॉलेज है वह सेलर को नहीं है, और गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया, तो इस केस में जो सेलर होगा वो लायबल बन जाएगा, उसे वह डैमेजेस भरनी पड़ेंगी बायर को, क्योंकि उसकी गलती के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वह बन गया है। पर यहाँ पर एक रूल और भी है, जब कॉन्ट्रैक्ट बना उस समय बायर को ये जानकारी थी कि गुड्स जो है वह नष्ट हो चुकी हैं, फिर भी उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो बायर है वो कानून की मदद से कोई भी डैमेजेस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे पहले से ही जानकारी थी। अब यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम पेरिश्ड गुड्स किसे कहेंगे। पेरिश्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गुड्स हैं वह अब जो डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उनकी दी गई थी उस डिस्क्रिप्शन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती, मतलब टोटली खराब हो चुकी हैं। इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी कानून की नजरों में अहमियत नहीं रहती, मतलब वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइड। अब हमें ये भी जानना है कि अगर आपने इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके कंसिक्वेंसेस, उसके क्या नतीजे आएंगे कानूनी तौर पर। तो सबसे पहले कानून ये कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही चीजें खराब थी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही गलत है। तो यहाँ क्या होगा, दोनों ही जो पार्टीज हैं उन्हें एक्सक्यूज मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। दोनों को ही अपना काम जो है वह करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोमिसेस पूरे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है रेस्टिट्यूशन का भी। रेस्टिट्यूशन आता है अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टीज में से किसी ने भी कोई एडवांटेज ली है कॉन्ट्रैक्ट बनते समय, तो उसे वह एडवांटेज रिटर्न करनी पड़ेगी। किसको? जिस पार्टी को नुकसान रहा है उसको, मतलब कोई भी फायदा अपने पास रखा नहीं जा सकता इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में।
अब हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट, जहां पर गुड्स तो पेरिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेरिश हुआ है वो हुआ है बिफोर सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। चलिए अब इसको भी जान लेते हैं। जहां पर एग्रीमेंट टू सेल हुआ और वहां ये वॉइड हो जाएगा अगर वो गुड्स पेरिश हो जाती हैं, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है किसका? स्पेसिफिक गुड्स का। अब यहाँ ये गौर कर लेना कि स्पेसिफिक गुड्स होनी जरूरी है। अब ये कब हुआ? ये बाद में हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उसके बाद में चीजें खराब हुई हैं, और यहाँ किसी की भी गलती नहीं है, ना तो बायर की ना तो सेलर की। गुड्स इतनी ज्यादा डैमेज हो गई हैं कि अब वो डिस्क्रिप्शन से जो माल बेचते समय दी गई थी उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। उस केस में अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो दोनों ही जो पार्टीज हैं वो इस एग्रीमेंट को अवॉइड, मतलब इसको खत्म कर सकती हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ ये जरूर समझिए कि ये साबित करना बहुत जरूरी है कि दोनों में से किसी पार्टी की गलती नहीं है और गुड्स एग्जिस्ट कर रही थी जब एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ था। बाद में चीजें खराब हुई, उस समय वह बिल्कुल ही सही थी। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि प्राइस की क्या अहमियत है और इसे किस प्रकार से असर्टेन किया जाता है और एग्रीमेंट टू सेल में इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, सेक्शन 9 और 10। तो आज मैं आपको कहती हूँ गुड बाय, पर हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।